स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में अशोक कुमार। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे विज्ञान। तो दोस्तों आज हम चलाएंगे भौतिक विज्ञान। क्या चलाएंगे? भौतिक विज्ञान। इसे दोस्तों इसमें हम जानेंगे आज चलेगी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों भौतिक विज्ञान में अलग अलग टॉपिक आते हैं, तो परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सदिश राशि, अदिश राशि। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे सदिश राशि, अदिश राशि। तो दोस्तों हम जानेंगे पहले अदिश राशि। देखिए दोस्तों, फिर आया सदिश राशि। इनके अंतर समझिए। अंतर वो होता है जैसे सदिश राशि में दिशा होती है, इसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। क्या होता है? परिणाम भी होता है। अब हम जानेंगे अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा भी होती है और परिणाम भी नहीं होता है। सदिश राशि में दिशा भी होती है और साथ भी परिणाम भी होता है। तो पहले हम जानेंगे अदिश राशि। पहले हम जानेंगे अदिश राशि, जो वे राशियां होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अदिश राशि लंबाई, दूरी, समय, आयतन, चाल, क्या होगा इसमें? चाल, घनत्व, दाब हो गया। आप देखेंगे इसमें क्या होगा? कार भी होगा, शक्ति भी होगी। क्या होगी? कार भी होगी, शक्ति भी होगी, कोण माप होगा, कोण का माप भी होगा, कोण का माप होगा। विद्युत क्या होगा? इसमें विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा होगी। और क्या होगा? ताप होगा। अब जानेंगे पहले बच्चों हम अदिश राशि हो गई। अब जानेंगे सदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती है परिणाम के साथ दिशा भी होती है। तो दोस्तों हम जानेंगे पहले क्या होगा? विस्थापन हो गया, वेग हो गया, क्या होगा? त्वरण भी होगा। क्या होगा? त्वरण भी होगा, बल होगा, संवेग होगा, और क्या होगा? बल, आघूर्ण भी होगा, बल आघूर्ण होगा, और क्या होगा? आवेग भी होगा। आवेग हो गया, आभार भी होगा। सदिश राशि, अदिश राशि अलग अलग होती है। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसके साथ दिशा के साथ साथ परिणाम भी साथ होता है, उस सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा होती है, परिणाम साथ नहीं होता। तो हम जानेंगे सदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती है, देखिए दोस्तों, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार। तो कैसे में याद रखेंगे? विस्थापन, बल हो गया। तो दोस्तों कैसे याद रखें? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार। कैसे याद रखेंगे? पहला होगा विस्थापन। हम जानेंगे विस्थापन, वेग,
वेग मतलब कितनी वेग से चल रही है, विस्थापन कितना विस्थापन है, वेग, त्वरण मतलब उसका कितना त्वरण है, बल कितना बल, संवेग, बल आवरण, आवेग, भार। क्या जानेंगे? आवेग, सावेग। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों? संवेग भी होता है, संवेग। तो दोस्तों हम जानेंगे ये होगी मेरी क्या? सदिश राशि। अदिश राशि वे राशि होती है, अदिश राशि जो परिणाम भी होते हैं लेकिन उसकी दिशा होती है, सोनी परिणाम नहीं है। साथ होते हैं, बोलते लंबाई, दूरी, समय, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, विकार, शक्ति, कोण, माप, धारा और विद्युत धारा ताप होता है। कैसे याद रखेंगे? लंबाई हो गया, समय हो गया, चाल हो गई, आयतन हो गया, विद्युत धारा ताप हो गया, कोण की माप हो गई। तो प्यारे बच्चों अब जानेंगे चाल, घनत्व, चाल, घनत्व, दाब, अब कार्य शक्ति, क्या वो कार्य शक्ति, समय। तो दोस्तों हम जानेंगे, फिर आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्यारे बच्चों आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो गया। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे अब देखेंगे प्यारे बच्चों बल। अब हम जानेंगे बल। जो बल का फार्मूला होता है F बराबर A गुणे M। तो F हो गया मेरा बल, M हो गया त्वरण, M हो गया द्रव्यमान। क्या हो गया? कि बल का फार्मूला होता है F बराबर M इंटू M। तो क्या हो गया? F होगा बल होगा, A होगा त्वरण होगा, M होगा द्रव्यमान होगा। अब हम जानेंगे बल। जो बल का मात्रक होता है क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। बल किसका मात्रक होता है? न्यूटन का मात्रक होता है। अब हम जानेंगे बल आघूर्ण। क्या जानेंगे? बल आघूर्ण हम जानेंगे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण से कहते हैं दोस्तों जो बल आघूर्ण वो बल होता है दोस्तों जो बल कम मेहनत करे, कम ताकत लगा के कार्य पूरा हो जाए, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे आटा पीसने वाली चक्की। जो आटा पीसने वाली चक्की ये होती है, इसमें हत्था ये लगा होता है। तो दोस्तों हम इसमें घुमाते हैं इसको, तब इसमें बल हमें कम लगाना पड़ता है। तो ये कौन सा मेरा हो गया? बल आघूर्ण हो गया। अब देखेंगे दरवाजा। जो दोस्तों दरवाजा होते हैं, जो दरवाजा होते हैं कब्जा वाले, जो कब्जा वाले दरवाजा होते हैं, तब उसमें जो हत्था लगा होता है, ये मान लो आपका दरवाजा है, ये आपका हत्था लगा है, ये यहाँ पर कब्जे हैं, यहाँ पर कब्जा। तब इसे हम खोलेंगे तो बल हमको कम लगना पड़ेगा। जब बल कम लगेगा तो बल क्या होगा? बल आघूर्ण होगा। यहाँ पर बल लगाएंगे तो अधिक बल लगेगा, जितनी दूरी पर बल लगाएंगे उतना बल कम लगेगा। तो ये क्या होगा? कब्जे वाले दरवाजे। अब हम देखेंगे नल का हत्था। जो बल आघूर्ण होगा नल का होगा हत्था। प्यारे बच्चों बल आघूर्ण वो बल होता है कम बल लगाकर कार्य पूरा हो जाए। जैसे दोस्तों आटा पीसने वाली चक्की, दरवाजे, नल का हत्था। जब नल का हत्था होता हम दबाते हैं तब कम ताकत लगना ही पड़ती है। तो दोस्तों क्या जाएगा? बल आघूर्ण जाना जाएगा। तो दोस्तों हम जानेंगे दाब। आपको बल आघूर्ण हो गया है, बल आघूर्ण को आपको जानकारी पूरी मिल गई है। अब हम जानेंगे दाब। दाब का फॉर्मूला होता है दोस्तों P बराबर F बटे A। क्या होता है? P बराबर F बटे A। F होगा बल होगा,
ए होगा द्रव्यमान होगा, पी होगा दाब होगा। क्या होगा? पी होगा दाब होगा, एफ बराबर एफ पी बराबर पी बराबर एफ बटे ए होगा। अब जानेंगे बल, दाब। दाब होता एकांकित क्षेत्रफल में लगने वाला दाब हम कहते हैं। कैसे दोस्तों? एकांकित क्षेत्रफल लगने वाला दाब हम कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे हम दोस्तों। कील की नुकीली सतह को दीवार में गाड़ना। क्या होगा दोस्तों? कील को नुकीली सतह को क्या जानेंगे? दीवार में कील की नुकीली सतह को दीवार में गाड़ना। तो दोस्तों कील की नुकीली सतह को दीवार में हम गाड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कील है, कील की नुकीली सतह ये है। जब इस पे हम ठोक लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तब ये कील गड़ेगी। क्या गड़ेगी? कील गड़ेगी। तब क्या हो जाएगा? ये मेरा दाब हो जाएगा। जैसे दोस्तों गुब्बारा है, गुब्बारा को नाखून से फोड़े नहीं फूटेगा, किसी सब सुई से फोड़ देने गुब्बारा फूट जाएगा। तो क्या होगा? उसमें दाब लगेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दाब। अब आपको दाब शब्द में आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल आभार। और दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के ऊपर हम बात करते हैं। तो हम जानेंगे पहले दोस्तों अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। देखिए दोस्तों हम जानेंगे अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल वे बल होते हैं। ये वो अपकेंद्रीय वो बल होता है जो बल बाहर की ओर लगे, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय वो बल होता है जो बल भीतर की ओर लगे, उसे अभिकेंद्रीय बल हम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानेंगे अपकेंद्रीय बल। जो अपकेंद्रीय बल होता है जो बाहर की ओर बल लगे, उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय वो बल होता है जो बल अंदर की ओर कार्य करे। जो बल अभिकेंद्रीय बल कहते हैं जो बल अंदर की ओर कार्य करे। अपकेंद्रीय बल होता है जो बाहर की ओर कार्य करे। तो दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे वॉशिंग मशीन। कौन सी मशीन होती है? वॉशिंग मशीन होती है, कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है दोस्तों। ये कैसे कार्य करती है? वॉशिंग मशीन कपड़ा सुखाने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दूध से क्रीम निकालना। क्या कहते हैं? दूध से क्रीम निकालना दोस्तों झूला। जो हम जानेंगे वॉशिंग मशीन होती है। देखिए दोस्तों हम जानेंगे अपकेंद्रीय बल को वो कार्य करती है। जैसे दोस्तों वॉशिंग मशीन में हम कपड़े सुखाते हैं, मशीन घूमती है, तो दोस्तों कपड़े किधर की ओर निकलते हैं? बाहर की ओर निकलते हैं। ये वॉशिंग मशीन के अंदर जब कपड़े हम डालते हैं तो कपड़े जो पानी निकलेगा बाहर की ओर निकलेगा। किस बल पे कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालना है। दूध को दोस्तों हम फेरते हैं तो दोस्तों इधर उधर साइड में भागता है, तो इधर उधर साइड में भागता है तो दोस्तों दूध से क्रीम निकालना। अब बात करते हैं झूला। जो बाजारों में झूला लगा होता है, जब उसे घुमाएंगे तो बल किधर कार्य करेगा? बाहर की ओर कार्य करेगा। उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अब जानेंगे अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय वे बल होता है जो बल केंद्र की ओर कार्य करे। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय के चारों ओर घूमना। जैसे उपग्रह अपने कक्षा में चारों ओर घूमना हो गया है।
अब हम बात करते हैं कार को मोड़ने में लगा समय। जो कार होती है, कार जब मुड़ती है मोड़ पर, कार को मुड़ने में, अब बात करते हैं मौत कुआं। हम जानेंगे अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय वो बल होता है जो बल केंद्र की ओर लगे, उसे अकेंद्रीय बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर घूमना, उपग्रह अपनी कक्षा में चारों ओर घूमना का। अब देखेंगे दोस्तों कार। जो कार होगी, कार जब मुड़ती है तब किसकी इधर झुकती है, अपने अंदर की वो झुकती है। तब उसमें कौन सा बल लगता है, अब केंद्रीय बल लगता है मौत कुआं। जब मौत कुआं में दोस्तों गाड़ी चलेगी, कैसी गाड़ी चलेगी, ये मान लो मेरा मौत कुआं है, गाड़ी चलती है ऐसे ऐसे, तब मेरा बल किधर झुका होता है, अंदर की ओर होता है। अब दोस्तों जानेंगे एक डोरी को हम बांधेंगे, डोरी को बांधकर जब हम घुमाएं, डोरी में पत्थर बांधकर हम घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे जब घूमेगी तो कौन सा बल लगेगा, अभी केंद्रीय बल लगेगा। तो दोस्तों आपको अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल के आपको अकर समझे में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, घर्षण बल। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल के बारे में हम समझेंगे। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। ऐसा बल होता है वो दोस्तों, घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। जो घर्षण बल होता है दोस्तों, स्टैटिक बल हो गया। अब दोस्तों हो गया लोटनिक बल। लोटनिक बल हो गया। अब होगा सर्पिक बल। सर्पिक बल होगा स्थैतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण, सर्पिक घर्षण बल के बारे में हम जानेंगे। स्थैतिक घर्षण वो बल होता है प्यारे बच्चों, स्थैतिक घर्षण वो बल होता है जैसे कोई वस्तु अपने वीरान अवस्था में खड़ी है। जैसे दोस्तों कार जो खड़ी होती है अपने स्थान पर, तब दोस्तों नहीं उसको कोई बल लग रहा है। जब कार स्टार्ट होकर चलती है तब उसमें टायरों में जो बल लगता है, उसके टायरों में बल लगता है। कौन सा बल लगता है, घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल लगता है। स्थैतिक घर्षण बल इसलिए लगता है जब कार आगे बढ़ती है। अब देखेंगे दोस्तों लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल वे बल होता है जो बल लुढ़कते हुए बल लगे। जैसे कोई वस्तु पहाड़ पर रखी है, पर्वत पर रखी है दोस्तों, उसको हम कोई वस्तु यहाँ पर रखी है ऊंचे पे, देखिए दोस्तों कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, अब इसको लुढ़काए नीचे की ओर तो ये लुढ़कते 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 उनके नीचे आ जाएगी। कैसा बल लगा, लोटनिक बल लगा। अब इसमें कभी भी पूछा जाता है सबसे कम बल किसमें लगता है, लोटनिक बल में घर्षण बल कम लगता है। जो सर्पिक घर्षण बल होता है, जैसे दोस्तों बर्फ में हम कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, तो दोस्तों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो उसको कैसे ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे। तो दोस्तों उसमें बल कम लगेगा, घर्षण बल कम लगेगा, इसलिए पत्थर का टुकड़ा आराम से सरकता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा घर्षण बल के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके बारे में पहले हम समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करना या खींचना, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, कोई वस्तु हमने ऊपर फेंकी है पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, तो दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में।
गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अब हम जानेंगे दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बराबर सूत्र होता है mv² अपान r होगा। क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण का मेरा सूत्र होगा mv² बटे r होगा। तो दोस्तों हम जानेंगे, जो मेरा इसका सूत्र हो गया है mv बटे r हो गया है। तो दोस्तों पृथ्वी का अब हम बात करते हैं पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इनके अलग अलग सबके गुरुत्वाकर्षण है और दोस्तों इनका सबका अलग अलग पलायन भी दिए गए हैं। इनका अलग अलग पलायन वेग है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के होने के कारण कोई वस्तु अपनी ओर खींचती है, जो अधिक ऊपर जाएगी उतनी नीचे भी खींच लेगी। चंद्रमा का दोस्तों नहीं गुरुत्वाकर्षण होता, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो हम बात करते हैं, अब जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी है, उसको हम फेंकें ऊपर की ओर और पलायन कर जाए, अपने पृथ्वी की सतह से दूसरे सतह में प्रवेश कर जाए, तो दोस्तों जो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रमा का। जो चंद्रमा का पलायन वेग होता है दोस्तों 2.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सूर्य का पलायन। सूर्य का पलायन वेग होता है 717 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों, कोई वस्तु अपने स्थान पर रखी है, वो पृथ्वी से पलायन करके दूसरे स्थान पर चली जाए, तो दोस्तों उसमें पलायन वेग अलग अलग होता है। सूर्य का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग दोस्तों और पृथ्वी का पलायन वेग। सूर्य का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो सूर्य का पलायन वेग होता है 717.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों अब हम जानेंगे दोस्तों उत्तोलक। तो दोस्तों हम जानेंगे, बात करेंगे उत्तोलक। उत्तोलक में दोस्तों क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं उत्तोलक में? 3 पार्ट होते हैं। उत्तोलक में 3 पार्ट होते हैं। आलम्ब, आयास, भार होता है। तो दोस्तों पहले जानेंगे भार, जानेंगे आयास, जानेंगे आलम्ब, जानेंगे। तो दोस्तों आलम्ब, आयास, भार जानेंगे। वो भार उसे कहते हैं जो भार उठाता है। जो भार उठाता है, आयास उसे कहते हैं जिसके द्वारा भार उठाया जाए। आयास किसे कहते हैं दोस्तों? आयास जिसको उपयोग में लाने के लिए बल, इसमें कहते हैं जिसके द्वारा उठाया जाए भार, या जिसके उपयोग में लाने के लिए बल कार्य करते हैं, जिसके उपयोग में लाया जाने वाला बल। आलम्ब कहते हैं जो चारों ओर घूम जाए। आलम्ब दोस्तों उसे कहते हैं जो बिंदु
जो बिंदु चारों ओर घूम जाए। कौन सी बिंदु? जो बिंदु चारों ओर घूम जाए उसे हम क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे आलम्ब। जैसे दोस्तों ये आपकी बनी है तराजू, ये तराजू है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा? ये चीज चारों ओर घूम जाती है, तो ये क्या होगा? आपका भार होगा। तो ये होगा आपका आयास होगा। अब ये क्या आपका होगा? आलम्ब होगा। आपको दोस्तों समझे में आ गया होगा। उत्तोलक कहते हैं प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। पहले हम जानेंगे आलम्ब, आयास, भार। जो आलम्ब होता है, जो क्षण चारों ओर घूम जाए उसे आलम्ब कहते हैं। आयास उसे कहते हैं जिसके द्वारा बल लगता है, जिसके बल के उपयोग में कार्य करते हैं उसे आयास कहते हैं। भार कहते हैं जो जिसके द्वारा भार उठाया जाए उसे दोस्तों हम भार कहते हैं। तो दोस्तों तराजू, तराजू के नीचे की पल्ला लगे, पल्ले में इसका भार होता है। जो क्षण चारों ओर घूम जाए उसे आलम्ब कहते हैं दोस्तों। जो वजन उठाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझे में आ गया होगा। अब हम जानेंगे प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक जानेंगे। तो दोस्तों प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक वो होता है दोस्तों जैसे पिलास, कैंची, पिलास, कैंची। दोस्तों प्रथम उत्तोलक है पिलास, कैंची, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन। दोस्तों क्या होगा? प्रथम उत्तोलक वो होगा कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। क्या होगा? साइकिल का, साइकिल का, साइकिल का ब्रेक। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों प्रथम उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक का आप जानेंगे, इसका चित्र होता है। प्रथम उत्तोलक ये होता है दोस्तों आपकी क्या है? कैंची है। तो कैंची ये आपकी है, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा? यहाँ पर ये बिंदु होगा आपका, क्या होगा? आयास होगा। ये आपका क्या होगा? ये चीज आपकी होगा भार होगा। ये दोस्तों क्या आपका होगा? ये जानेंगे दोस्तों हम। ये आपका होगा भार होगा, ये आपका होगा आयास होगा, ये आपका जो होगा आलम्ब होगा। तो दोस्तों हम जानेंगे आपकी क्या है? कैंची है। तो दोस्तों ये आपका होगा, ये आपका होगा, ये आपका होगा। जो कैंची हम दोस्तों चलाएंगे आगे की ओर, जो जिससे हम काटते हैं उसे क्या कहते हैं? हम भार कहते हैं। जो छड़ बीच में पड़ी होती घूमती है, घुमाती कैंची उसे कहते हैं आलम्ब। आलम्ब, आयास उसे कहते हैं जो हाथों से उसको हम दबाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? आयास होगा। अब बात करते हैं पिलास, कील उखाड़ने की मशीन। अब बात करते हैं द्वितीय उत्तोलक की। जो द्वितीय उत्तोलक होता है दोस्तों नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। कच्चा दरवाजा होगा दोस्तों, एक पहिए की गाड़ी होगा। अब हम बात करते हैं क्या? नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन दोस्तों एक पहिए वाली गाड़ी बोलते हैं। एक पहिए वाली गाड़ी बोलते हैं। अब बोलते हैं दोस्तों हम इसमें कब्जे घूमने वाला दरवाजा। तो दोस्तों जो कब्जे का होता है घूमने वाला दरवाजा होता है, तो इसके बारे में पहले हम उदाहरण जानेंगे। नींबू निचोड़ने की मशीन होती है प्यारे बच्चों, ऐसी होती है। कैसी होती है? नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन ऐसी होती है। ये आपका बिंदु होगा, यहाँ पर नींबू रखा जाता है।
जब यहाँ पर नींबू रखा जाता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। आलम उसे कहते हैं जो चारों ओर घूम जाए। इसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। आयास कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। आयास इसलिए कहते हैं जिसके द्वारा हम बल लगाते हैं, उसे आयास कहते हैं। भार कहते हैं जो भार लगा होता है। आलम उसे कहते हैं जो चारों ओर घूम जाए। तो दोस्तों आपका हो गया तृतीय नियम हो गया। अब बात करते हैं तृतीय नियम। जो तृतीय नियम होता है दोस्तों, चिमटा होता है खाना पकाने वाला, जिससे चिमटा होता है। अब बात करते हैं हाथ होता है। हाथ भी होता है। क्या होता है दोस्तों? हाथ होता है दोस्तों। तृतीय नियम के अनुसार देखा जाए हाथ भी होता है। मुंह का जबड़ा होता है दोस्तों। खेत जोतने वाला हल, अब इसमें जो होता है खेत जोतने वाला भी हल भी खेत जोतने वाला हल होता है मुंह का जो होता है दोस्तों, मुंह का क्या होता है? जबड़ा होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तृतीय नियम पर। जो तृतीय नियम होता है, चिमटा होता है, मुंह का जबड़ा होता है, हाथ होता है दोस्तों, खेत जोतने वाला हल होता है। अब हम बात करते हैं जैसे दोस्तों चिमटा की। जो चिमटा होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये आपकी बिंदु होती है। ये आपको क्या करेगा? यहाँ से बाहर उठाएगा। ये आलम होगा। ये आलम होगा आपका। ये क्या होगा? आयास होगा। क्या होगा दोस्तों? आयास होगा। अब बात करते हैं खेत जोतने वाला जो हल होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। खेत जोतने वाला ये हल होता है। तो दोस्तों ये बिंदु क्या कहते हैं? हम आलंब कहते हैं। अब दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो दोस्तों आपके समझे में आ गया होगा प्यारे बच्चों। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक होता है साइकिल का ब्रेक, ग्लास कैंची, कील उखाड़ने की मशीन होता है। दोस्तों आपको समझे में आ गया चित्र द्वारा। जैसे दोस्तों आप जानेंगे प्लास की जो आगे होता है इसे भार कहते हैं। विभिन्न घूम जा आलम होता है, जिसको हम दबाते हैं उसे दोस्तों आयास कहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय उत्तोलक, नींबू निचोड़ने की मशीन है, पहिए वाली गाड़ी। दोस्तों एक पहिए वाली गाड़ी जिसे बोलते हैं कूड़ा गाड़ी। तो कूड़ा गाड़ी होता है दोस्तों, देखेंगे जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन। जो नींबू निचोड़ने की मशीन होता है दोस्तों, इस बिंदु को आलंब कहते हैं, जिसमें नींबू दबाया जाता है, उसे दोस्तों आयास कहते हैं। जहां पर नींबू रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। दोस्तों अब देखेंगे हम तृतीय उत्तोलक। तृतीय उत्तोलक कहते हैं चिमटा, हाथ, खेत जोतने वाला हल, मुंह का जबड़ा। तो दोस्तों चिमटा होता है। चिमटा के बारे में जानेंगे। बिंदु को हम आलंब कहते हैं, जिसको हम दबाते हैं उसे आयास कहते हैं। आगे जिससे भार उठाया जाता है। खेत जोतने वाला हल को जिसको दोस्तों हम दबाते हैं उसे आयास करते हैं। जो बीच में दोस्तों बिंदु होता है उसे आलंब कहते हैं, जिससे खेत जुटता है उसे क्या कहते हैं? हम भार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझे में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में देखेंगे जड़त्व का नियम। किसका नियम बोलते हैं? गति। पहले हम जानेंगे गति का नियम। पहले हम जानेंगे गति का नियम। प्यारे बच्चों जो गति का नियम होता है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में कहा गया है गति का नियम। इसे दोस्तों हम जड़त्व का नियम कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों भी कहा जाता है। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसे दोस्तों पहले हम कहते हैं जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया जड़त्व का नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों कहा जाता है। जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले 1686 ईस्वी में किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने कहा था गति का नियम। दोस्तों
ये न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं, गति का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। आपको दोस्तों न्यूटन का तीनों नियम बताएंगे। पहला नियम दोस्तों है न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं गति का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले न्यूटन ने 1686 में, दोस्तों कब किया था? न्यूटन ने 1686 में जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा था। किसने कहा था दोस्तों? न्यूटन ने कहा था। इसे भी गति का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम को हम जानेंगे, गति का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। जैसे दोस्तों इसमें इससे पहले, सबसे पहले न्यूटन से पहले, अब हम बात करते हैं न्यूटन से पहले। दोस्तों न्यूटन के पहले वैज्ञानिक, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा था। इटली के वैज्ञानिक, इससे न्यूटन से पहले किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। हम जानेंगे पहले दोस्तों जो गति का नियम सबसे पहले न्यूटन से पहले इटली के विज्ञानी गैलीलियो ने कहा था। किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। ये गति का नियम कहा था सबसे पहले। इसके बाद न्यूटन आए, न्यूटन ने 1886 ईस्वी में इसे जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, संवेग संरक्षण का नियम कहा था। इसका मतलब दोस्तों होता है कोई वस्तु अपने वीरान अवस्था में रखी है, कोई वस्तु अपने वीरान अवस्था में रखी है, जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे तब तक दोस्तों अपनी जगह से हटेगी नहीं। उसे कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम। इसे दोस्तों जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। जैसे दोस्तों कोई बस पे बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाए, जब बस चलती है तो बस के बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाए, उस नियम को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम है दोस्तों जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, संवेग संरक्षण का नियम। कोई वस्तु रखी है, उसको जब तक कोई बल नहीं देंगे तब तक वस्तु अपनी जगह से हटेगी नहीं। कौन सा नियम होगा दोस्तों? प्रथम नियम हुआ। अब हम बात करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम में कहा गया है, प्यारे बच्चों, न्यूटन का द्वितीय नियम में कहा गया है कोई वस्तु अपने स्पीड में आ रही है। कैसे जानेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम? क्रिकेट खेलते समय जो बॉल आती है अपने उसके विपरीत कार्य करे। जो बॉल आई उसके विपरीत कार्य ना करके उसके ही बराबर कार्य करे, उसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर वस्तु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो। मतलब होता है दोस्तों कोई वस्तु है, उसके विपरीत दिशा से नहीं, उसी की दिशा में कार्य हो, उसे दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर वस्तु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हो। दोस्तों ये दोस्तों आपके तृतीय नियम कहा गया। तृतीय नियम यह कहा गया कोई वस्तु क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर क्रिया करे, उसके विपरीत क्रिया करे। तृतीय नियम कहा गया दोस्तों। तृतीय नियम का किसी वस्तु संवेग परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल को समानुपाती हो। इसमें कहा गया है कोई वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग के समानुपाती हो, तो उसके जानेंगे। पहले आपको मैंने उदाहरण बताया था क्रिकेट खेलते समय बॉल जो आपके पास आती है उसको दोस्तों समानुपाती उसके कार्य करें। तो दोस्तों आप जानेंगे कोई वस्तु आपको फेंकी आपके पास,
तो आपने उसको कैच किया, तो दोस्तों कैच करके पीछे की ओर खींचेंगे, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति ये खड़ा है, अब एक व्यक्ति ये खड़ा है, इसको मैंने बॉल फेंका तो ये बॉल पीछे की हाथ करेगा, पीछे की हाथ करेगा, समानुपाती हाथ करेगा तो बॉल उसके हाथ में नहीं लगेगी। इसे दोस्तों कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। अब हम बात करते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। ऐसे कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम होता है दोस्तों, प्रत्येक बराबर वस्तु विपरीत दिशा में कार्य करे। ऐसे दोस्तों कोई वस्तु अब दिशा और विपरीत दिशा में कार्य करे, दिशा तथा विपरीत दिशा में कार्य करे। तो दोस्तों कोई वस्तु अपनी दिशा की ओर कार्य करे, उसके विपरीत दिशा में कार्य करे। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति नाव में है, अब नाव जब किनारे गई दोस्तों, ये आपकी नाव है, ये आपका पानी भरा, ये आपका किनारा है, अब इसमें आप खड़े हैं, जब आप यहाँ पे कूदेंगे तो नाव पीछे की ओर जाएगी। तो दोस्तों कैसा कार्य होगा? विपरीत दिशा में कार्य होगा। तो न्यूटन का कैवा नियम है? तृतीय नियम है दोस्तों। जैसे रॉकेट को उड़ना, रॉकेट जब ऊपर के उड़ता है, रॉकेट जब ऊपर के उड़ता है तो पीछे की ओर बल लगाता है कि किस तरफ बल लगाता है? पीछे की ओर बल लगाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बंदूक से निकली गोली। बंदूक से जब निकली गोली आप चलाते हो तो आगे की गोली निकलती है, बल पीछे की ओर लगता है। न्यूटन का आपका तृतीय नियम हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, न्यूटन के सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रत्यास्थता। अब हम बात करते हैं प्रत्यास्थता। दोस्तों प्रत्यास्थता के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे प्रत्यास्थता। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रत्यास्थता उसे कहते हैं कोई वस्तु, इसकी परिभाषा जानेंगे, कोई वस्तु खींचने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाए उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को मैंने खींचा, पुनः अपनी स्थिति में आ जाना। रबड़ को खींचेंगे, पुनः अपनी स्थिति में आ जाना। तो दोस्तों हम कैसे समझेंगे? रबड़ को खींचेंगे, जैसे दोस्तों ये आपकी रबड़ को मैंने खींचा नीचे की ओर, पुनः अपनी स्थिति में आना। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता की परिभाषा ये होती है कोई वस्तु खींचने पुनः अपनी स्थिति में आना, अपनी में आना। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। तो दोस्तों आपको हम प्रतिबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।